हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन देखा था। विपाटन पूरा हो गया अष्टफलकीय संकुलों में। इसके बाद नेक्स्ट है चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन। तो चतुष्फलकीय संकुलों में CFT है। नेक्स्ट है चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन। चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन। इससे पहले देखा था अष्टफलकीय अष्टफलकीय में कहा था कि लिगैंड जो है गति कहां से करते हैं। लिगैंड गति करते हैं अक्षों के ऊपर से। अब आपको पता है 5 प्रकार के कक्षक बताए थे। एक DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2, DZ। इन 5 में से 3 को तो बनाया गया है, बांटा गया है, T2G नाम दिया गया है, और 2 को एक साथ EG। ये होगा इनका विपाटन। अब विपाटन में ये 3 कक्षक जो है हमेशा अक्षों के मध्य व्यवस्थित रहते हैं। आकृति कल बनाकर बताई थी इनकी। DXY, YZ और DZX जो है अक्षों के मध्य 45 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित रहते हैं, जबकि ये DX2, Y2 या कहें तो EG कक्षक जो है अक्षों के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। अक्षों के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं और अष्टफलकीय में लिगैंड जो है उनकी गति थी अक्षों के ऊपर से। गति कहां से बताई थी कल? अक्षों के ऊपर से। अब गति अक्षों के ऊपर से होगी तो किसके संपर्क में आएंगे? EG के, क्योंकि अक्षों के ऊपर EG कक्षक है। EG और कक्षक है और EG कक्षक के संपर्क में लिगैंड आएंगे, क्योंकि लिगैंड जो है अक्षों के ऊपर से गति करेंगे अष्टफलकीय में। इसलिए EG कक्षक के संपर्क में आएंगे तो प्रतिकर्षण EG पर अधिक लगेगा। जिस पर प्रतिकर्षण अधिक लगेगा उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिक। और जिस पर प्रतिकर्षण कम लगेगा उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम। EG की ऊर्जा ज्यादा होगी और T2G की ऊर्जा क्या हो गई थी? कम। किसमें? अष्टफलकीय में। आज बात कर रहे हैं अपने चतुष्फलकीय में। और चतुष्फलकीय के अंदर याद ये रखना है कि लिगैंड जो है इसके विपरीत, यहां पर तो अक्षों के ऊपर, और इसमें लिखेंगे कि लिगैंडों की गति जो है, लिगैंडों की गति जो है वो कहां से होती है? अक्षों के मध्य से। अक्षों के मध्य से। और अक्षों के मध्य व्यवस्थित कौन होते हैं? T2G कक्षक। तो चतुष्फलकीय के अंदर अक्षों के मध्य से लिगैंड गति करेंगे, संपर्क में आएंगे किसके? T2G के, क्योंकि T2G जो है अक्षों के मध्य व्यवस्थित 45 डिग्री कोण पर व्यवस्थित रहते हैं। संपर्क में आएंगे T2G और लिगैंड आपस में संपर्क में आएंगे तो ऊर्जा ज्यादा किसकी हो जाएगी? T2G। क्यों? क्योंकि T2G पर लिगैंड नजदीक आने के कारण प्रतिकर्षण अधिक लगेगा। इसलिए चतुष्फलकीय के अंदर विपाटन जो आप दर्शाओ उसमें T2G जो है वो तो रहेगा ऊपर और EG रहेगा कहां पर? नीचे। क्यों? क्योंकि T2G की ऊर्जा अधिक प्रतिकर्षण के कारण अधिक होगी और EG की ऊर्जा कम प्रतिकर्षण के कारण कम होगी। इसलिए T2G जो है ऊपर आ गया और EG जो है क्या आ गया? नीचे। तो देखिए इसके अंदर विपाटन आरेख से देखते हैं। तो आरेख बनाएंगे। सबसे पहले आपके पास अकेला D कक्षक है, 5 D कक्षक है आपके पास। D लिख दो, यानी अकेली आपके पास है धातु, कोई भी इसके पास लिगैंड नहीं।
इसके बाद जैसे इसके पास आएंगे लिगैंड, यानी कि एक उपसह संयोजक यौगिक जब बनाएगा तब की बात लिख दो। यहां क्या लिखोगे, डी क्या है, सब एक यौगिक लिखेंगे इसके बारे में। अब इसको यहां लिख सकते हो T2G प्लस Eg, दोनों कक्षक है इसके अंदर। अब इसमें आपको विपाटन दर्शाना है। ये मध्य जो लाइन है इससे इसकी तुलना करेंगे कि कितना नीचे जाएगा और कितना, सीधी सी बात है कि ऊपर जो जाएगा उसकी ऊर्जा इसकी तुलना में क्या हो जाएगी, अधिक, और नीचे जो जाएगा उसकी ऊर्जा इसकी तुलना में क्या हो जाएगी, कम। नीचे चतुष्फलकीय में कौन जाएगा, Eg, क्योंकि Eg पर प्रतिकर्षण क्या लग रहा था, कम। तो नीचे तो आप बनाओगे यहाँ पर Eg, दो कक्षक बना लिए Eg, और ऊपर इसमें कौन सा बनेगा, T2G। कितने कक्षक है, 3। अब इनके मध्य की ये जो ऊर्जा थी ये क्या कहलाती है, यहाँ पर विपाटन ऊर्जा। सेम ही है, उसके अंदर भी विपाटन ऊर्जा थी और इसके अंदर भी नाम क्या रहेगा इसका, विपाटन ऊर्जा। ये है विपाटन ऊर्जा। उसके अंदर इसको लिखा था डेल ओस, लेकिन यहाँ पर क्या लिखोगे, क्योंकि चतुष्फलकीय का है इसलिए विपाटन ऊर्जा डेल क्या लिखेंगे, टी, यानी कि विपाटन ऊर्जा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स थी। टी का मतलब टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय। अब इसका मान जो है कल भी बताया गया था और सेम है आज भी वापस, कितना होता है, 10 DQ, 10 DQ है। इसके अंदर नीचे वाले भाग में कल बताया था हमेशा क्या लगाते हैं अपने, माइनस, ऊपर वाले भाग में क्या लगाते हैं अपने, हमेशा प्लस। ये तो बताया ना, इस लाइन के नीचे माइनस ऊपर प्लस। नीचे माइनस है, दो कक्षक है तो दो के साथ आएगा 6, 3 के साथ क्या आएगा, 4, लिख दिया। यहां पर क्या है, DQ, DQ। ये जो चीज दी गई है बीच में, ये CFSE निकालने का सूत्र निकालने के लिए लिखाई जाती है। अब CFSE क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, CFSE। पहले तो आप चतुष्फलकीय के लिए लिख लो, चतुष्फलकीय में जो CFSE है वो कैसे लिखते हैं, -6 n क्या हुआ यहाँ पर, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसमें, Eg कक्षक में, क्योंकि -6 किसके साथ है, Eg के साथ है, -6 Eg, n जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस ऊपर वाला 4 n प्लस 4 है, n इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसमें, T2G, ब्रैकेट में लिख देंगे T2G। अब होल ब्रैकेट करके पीछे इसके क्या लगा देंगे अपने, DQ। ये हो गई CFSE का मान चतुष्फलकीय संकुल हेतु। दूसरा बात करें, कल जो बताई थी अष्टफलकीय के लिए, फलकीय के लिए CFSE जो है, CFSE, इसका मान कैसे है, तो वापस से एक डायग्राम जो है कल बताया था वो एक देख लो। ये आपके पास 5 थे, अब इन 5 को विपाटन जो है दर्शाया गया। तो Eg जो है अष्टफलकीय में कहां रहता है, ऊपर, और T2G अष्टफलकीय में कहां रहता है, नीचे। तो यहां पर था T2G और यहां था आपके पास Eg। ये जो बीच की ऊर्जा है ये होगी क्या, विपाटन ऊर्जा। विपाटन ऊर्जा, इसका मान भी क्या बताया था, 10 DQ, या डेल इसे किससे लिखा था, O से, O मतलब ओक्टाहेड्रल से।
नीचे इस लाइन से हमेशा क्या लगाते हैं माइनस, ऊपर क्या लगाते हैं प्लस। 3 डिब्बे की साइड है उसमें क्या लगाते हैं 4, 2 की जगह क्या लगाएंगे 6। यहां पर भी यही किया था, 2 है तो उसके साथ 6, 3 है तो उसके साथ 4। साइन प्लस माइनस का बदल जाएगा, यहां पर dq है और ये भी क्या हो गया d। अब इसके लिए अष्टफलकीय के लिए इस आरेख की सहायता से अपने CFSE का मान लिखेंगे। तो सूत्र जो है CFSE का आएगा, माइनस में संख्या अब कौन सी है 4, तो -4 n तो है इलेक्ट्रॉन लेकिन है किसमें T2g में, -4 n T2g प्लस ऊपर वाले में 6 n यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें Eg में। हो गया, और ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या लगाना है dq। ये होगी दोनों चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय संकुलों की CFSE। CFSE है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। CFSE का ये सूत्र पूछा जाता है, जो लिखिएगा। हो गया। अब इसके अंदर ये तो पहले पढ़ चुके अपने अष्टफलकीय संकुल में विपाटन, तो ये यहाँ पर है चतुष्फलकीय संकुल में विपाटन। अब चतुष्फलकीय संकुल में विपाटन जो है हमेशा 2 प्रकार की ऊर्जा बताई थी कल आपको, एक विपाटन ऊर्जा बताई थी, विपाटन ऊर्जा जिसे डेल से लिखा था आपने, और एक युग्मन ऊर्जा थी जिसे किससे लिखा था P से। चतुष्फलकीय संकुलों में हमेशा डेल T का मान जो है यानी विपाटन ऊर्जा किसकी चतुष्फलकीय संकुलों की हमेशा कम होती है, किससे युग्मन ऊर्जा से। यानी कि कभी भी युग्मन नहीं हो सकता। युग्मन ऊर्जा का मान यदि कम हो तो युग्मन हो सकता है, अन्यथा कभी युग्मन नहीं होगा। अब युग्मन नहीं होगा तो प्रबल क्षेत्र लिगैंड हो चाहे दुर्बल क्षेत्र लिगैंड हो, इससे इस चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा युग्मन आप कभी भी नहीं करवा सकते। प्रबल क्षेत्र लिगैंड है तो भी युग्मन नहीं करवाओगे चतुष्फलकीय संकुल में, और दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है तो युग्मन वैसे भी होता है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सेम कल जैसे एक सारणी बनाई थी, डी इलेक्ट्रॉन थे सबसे पहले, फिर विन्यास आया था आपके पास, सेम वैसी एक इसमें सारणी बढ़ेगी। फर्क इतना ही है, उसमें प्रबल और दुर्बल क्षेत्र के लिए आपने अलग अलग बनाई। इसमें प्रबल और दुर्बल क्षेत्र दोनों के लिए एक ही सारणी बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें दुर्बल क्षेत्र और प्रबल क्षेत्र चाहे कौन सा भी लिगैंड हो युग्मन कभी भी नहीं करवा सकता। अब ये बात आती है कि युग्मन क्यों नहीं करवा सकता। इसमें युग्मन इसलिए नहीं करवा सकता कि इनमें विपाटन बहुत कम होता है। ये जो ऊर्जा है विपाटन ऊर्जा कम होती है। विपाटन कम होगा यानी इनकी दूरी जो है ऊर्जा के अंदर वो कम होगी। दूर कम जाएंगे तो ऊर्जा भी कम होगी इनके मध्य। विपाटन ऊर्जा कम होगी तो युग्मन ऊर्जा हमेशा ज्यादा रहेगी। युग्मन ऊर्जा ज्यादा होगी तो कभी भी युग्मन नहीं हो सकता। ज्यादा एनर्जी देकर युग्मन करवाना नहीं चाहिए। अब इसके अंदर है कि ये जो युग्मन है ये क्यों नहीं होता, या मैंने यहाँ पर कह दिया कि विपाटन जो है वो कम होता है इसलिए युग्मन नहीं हो पाता। तो विपाटन कम क्यों होता है उसका कारण है कि आपने पढ़ रहे हैं चतुष्फलकीय संकुल, और चतुष्फलकीय संकुल में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है समन्वय संख्या वो कितनी आती है हमेशा 4। समन्वय संख्या 4 तभी आएगी जब लिगैंड कितने हो 4, वो भी एक धातु। यानी कि लिगैंडों की संख्या कम होने के कारण इसमें विपाटन क्या होता है कम। जितने ज्यादा प्रबल लिगैंड और जितने लिगैंडों की संख्या ज्यादा होगी विपाटन उतना ही क्या होगा अधिक। अब इसमें लिगैंडों की संख्या क्या है कम, लिगैंड कम है तो विपाटन क्या होगा कम। अब विपाटन कम होगा तो युग्मन क्या होगा नहीं होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले Eg में एक यहाँ, दूसरा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। कभी भी युग्मन आप नहीं करवा सकते।
ये हो गया इसमें आपके विपाटन, दोनों प्रकार के विपाटन हो गए, CFSC होगी। अब इसमें है इसकी सार, चतुष्फलकीय संकुल की इलेक्ट्रॉन D1 से लेकर D10 तक के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें कौन सा संकरण आएगा, प्रबल और दुर्बल का प्रभाव होगा या नहीं। वो पहले बता चुकी है कि प्रबल लिगैंड और दुर्बल लिगैंड कोई भी हो चतुष्फलकीय संकुल में युग्मन नहीं हो सकता। तो चतुष्फलकीय संकुल की जो सारणी अपने बनाई है, तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे D इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद है आपके पास विन्यास, चाहे पर्पल हो चाहे कौन सा हो, दुर्बल, कोई भी लिगैंड हो चाहे, दोनों के लिए सेम ही आएगा क्योंकि युग्मन कभी भी नहीं होगा। N यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, और लास्ट में है संकरण कौन सा पाया जाएगा। अब ये कभी भी मत कह देना यहाँ पर CFT के अनुसार कभी नहीं कहना कि इलेक्ट्रॉन की DsP2 संकरण चतुष्फलकीय नहीं बना सकता। चतुष्फलकीय है तो DsP2 संकरण CFT के अनुसार बना सकता है, VBT के अनुसार नहीं कह सकते। अपने VBT के अनुसार तो अपने संकरण निकालेंगे सीधा, लेकिन CFT के अनुसार इनका विपाटन होने के उपरांत देखा जाएगा कि चतुष्फलकीय के अंदर संकरण DsP2 होगा या sp3 होगा, कौन सा संकरण पॉसिबल है। तो यहाँ पर सबसे पहले D इलेक्ट्रॉन 1 लेंगे, 1 से लेकर 10 तक। कल बताया था कि D के अंदर 1 से 10 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे पहले 1 फिर बाद में लगातार 10 तक लेते हैं। तो विन्यास आप यहां पर कर रहे हो चतुष्फलकीय के लिए, चतुष्फलकीय। अब चतुष्फलकीय में ऊपर जो है वो तो है P2G और नीचे जो है वो कौन है Eg। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे जाएंगे, Eg में। तो पहले लिखा जाएगा Eg इसमें, इसके बाद कौन सा आएगा P2G। जो आरेख अभी बनाया था, विपाटन होने के उपरांत जो ऊपर रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाते हैं और जो नीचे रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे। Eg एक इलेक्ट्रॉन है तो एक भर दिया पहले Eg। अब इनका विन्यास जो है, आरेख कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबसे पहले Eg में 2 कक्षक हैं, 2 Eg के बनाए जाएंगे, ये 2 बना लिए। P2G के कितने हैं, 3, ये 3 P2G के हो गए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक ही है तो सबसे पहले इसमें भरा जाएगा 1। N का मान है युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 1। अब आपके पास D के अंदर वाले कक्षक खाली पड़े हैं, अंदर वाले कक्षक खाली हैं, तो हमेशा संकरण कौन सा बताएंगे अपने, DsP2, क्योंकि आपको अंदर का खाली कराने की जरूरत नहीं है, पहले से खाली पड़ा है, D है, 4 कक्षक D के खाली है अभी तक आपके पास। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 2 हो तो Eg में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। T2G में इलेक्ट्रॉन अभी भी कितने रहेंगे, 0। इलेक्ट्रॉन भरेंगे कक्षक के अंदर तो एक इसमें आएगा और एक इसमें, 2 भर दिए, है कौन सा ये Eg। T2G जो है अभी भी क्या है, खाली, 1 2 3। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले ही बता चुका हूं, अयुग्मित एक कक्षक में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे अयुग्मित बोलेंगे और उसकी काउंटिंग होगी 2, 1 और 1 2। तो यहां लिख लिया अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। इसके बाद संकरण वापस से आपके पास अभी तक 3 कक्षक खाली है और DsP2 संकरण के लिए आपको सिर्फ 1 कक्षक खाली चाहिए। जब तक आपके पास 1 कक्षक खाली है तब तक DsP2 संकरण पॉसिबल होगा। तो इसके अंदर संकरण कौन सा हो गया, DsP2। इसके बाद बात करें D में इलेक्ट्रॉन यदि 3 हो, D में इलेक्ट्रॉन 3 है तो अब Eg जो है इस
इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि युग्मन नहीं होगा, चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो। इजी में तो दो रहेंगे, ऊपर जाएगा सीधा इलेक्ट्रॉन। T2Z जो है इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? एक। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन तो इनमें भरे गए, और 3 वाला ये जो कक्षक है T2Z, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3, तो यहाँ पर लीजिए 3, और अभी तक भी दो कक्षक खाली है, तो संकरण पॉसिबल है कौन सा? DsP2। इसके बाद यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो तो Eg के अंदर तो इलेक्ट्रॉन अभी तक भी कितने रहेंगे? 2, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? T2Z में। T2Z में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। अब Eg में पहले 2 भर दिए, 1 2। अब T2Z जो है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 2। एक इसमें आ गया, एक इसमें। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। संकरण कौन सा होगा? अभी तक भी आपके पास एक D खाली है, और आंतरिक D के लिए कितने चाहिए आपको? एक चाहिए, तो संकरण होगा DsP2। S तो बाहर वाला है, Sp दोनों बाहर वाले, लेकिन D आंतरिक है। इसके बाद यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो तो Eg में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? वापस से 2, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? T2Z में। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन T2Z में हो गए 3। यहां पर भरेंगे, Eg में भर दिए 1 2, T2Z 2 3, कितने भरने हैं? 3 1 2 3 भर दिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5। प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5, संकरण कौन सा होगा? युग्मन होगा या नहीं? युग्मन नहीं हो सकता, क्योंकि अपने पढ़ रहे हैं चतुष्फलकीय, और चतुष्फलकीय के अंदर बताया था कि डेल्टा का मान हमेशा कम होता है किससे? इससे, युग्मन ऊर्जा से। युग्मन ऊर्जा से कम होता है तो युग्मन हो नहीं पाएगा, कक्षक खाली नहीं होगा, तो संकरण अपने आप 4 समन्वय संख्या के लिए कौन सा हो जाएगा? दूसरा एक और संकरण जो है sp3, बदल गया संकरण। इसके बाद 6 यदि इलेक्ट्रॉन हो, Eg के अंदर आएगा या T2Z? पहले आएगा इसमें, और ये है Eg, तो Eg में तो इलेक्ट्रॉन हो गए 3, T2Z में कितने रहेंगे? 3 पहले से भरेंगे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 भरने हैं, तो तीसरा ये विपरीत चक्रण का आ गया, युग्मित हो गए। अब इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इस एक कक्षक में, ये दूसरा एक बचा है सिर्फ। यहां पर वापस से 3 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 भरने, ऊपर लिखा हुआ 3 है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4, सीधी सी बात 1 से 5 तक तो बढ़ेगी और वापस से घटने स्टार्ट हो जाएगी, 4 होगी। संकरण खाली नहीं है तो sp3। इसके बाद यदि संख्या 7 हो तो Eg में आएगा चौथा इलेक्ट्रॉन भी, यानी कि 3 3 6 7वां इलेक्ट्रॉन जो किस में आएगा? Eg में। और T2Z में कितने रहेंगे? 3। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद इसमें कितने भरे जाएंगे? 3, सेम ही है पहले वाले। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 2 3, ये तो क्या हो गए? युग्मित। 2 इलेक्ट्रॉन है एक साथ एक में, तो अयुग्मित में नहीं आएंगे, युग्मित हो गए। तो अयुग्मित की 1 2 3 है, तो यहाँ लिख दिया 3। संकरण कौन सा खाली नहीं है? वापस से sp3। 8 इलेक्ट्रॉन हो, 9 हो, 10, इतने ही हो सकते हैं। तो एक एक इनमें बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन,
8 के लिए इजी तो 4 ही रहेगा, क्योंकि दो कक्षक है इजी ए और जी, अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक में अधिकतम कक्षक में 2 आते हैं, तो ये 2 है तो 2 में अधिकतम 4। इसमें अधिकतम 6 भर सकते हैं, 3 है। अब आगे एक एक भरता जाएगा, प्रत्येक में एक एक भरता जाएगा। T2G में 3 की बजाय कितना हो गया 4। कक्षक बनाएंगे अपने, तो 1 2 3 4 ये तो भर रखे हैं पहले से ही। इसमें आएगा 1 2 3 4 बने हैं, तो चौथा यहाँ पर आ इलेक्ट्रॉन की संख्या एक और घट गई, बची कितनी 2। संकरण वापस से कौन सा आएगा sp3। 9 के लिए इजी तो वापस से कितना रहेगा 4। T2G कितना हो जाएगा 5। T2G 5 हो जाएगा, तो इजी में तो इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं पहले से 4। फर्क आएगा T2G, और T2G में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, यूनिट बचे एक, संकरण हो गया sp3। इसके बाद लास्ट है 10 इलेक्ट्रॉन यदि आपके पास हो तो, 10 हो तो इजी तो वापस से वही रहेगा 4। T2G में कितने हो जाएंगे 6, बदल गया T2G, दोनों भर गए पूर्णतया। अब इसमें लिखेंगे T2G में इजी में 4 थे, T2G में भी कितने हो 6, 1 2 3 4 5 6। यूनिट इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0। संकरण कौन सा sp3। ये होगी आपके चतुष्फलकीय हेतु विपाटन की सारणी। इस सारणी की सहायता से जो भी आपको दिया गया है उसका आंसर आप दे सकते। मान लिया कि चतुष्फलकीय संकुल में कोई भी आपके पास यौगिक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर एग्जाम्पल दिया है Fe NH3 का होल ट्वाइस प्लस 2 NH3 का होल 4 प्लस 2। तो इसको करेंगे कैसे? अब करेंगे ऐसे कि सिर्फ आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है Fe की, फेरस जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। ये एग्जांपल देकर प्रश्न पूछा गया है कि FeNH3 का होल 4 होल ब्रैकेट पॉजिटिव 2 समतुल्य यौगिक में या समतुल्य यौगिक को CFT के अनुसार समझाइए। अब CFT के अनुसार इसको समझाएंगे तो आपके पास फेरस धातु है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, और समझाने से पहले आपके दिमाग में ये सारणी आनी चाहिए। सारणी आने से पहले ये पता होना चाहिए कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है। X इसको माना प्लस अमोनिया पर आ गए 0 × 4 × 2, तो X बराबर तो प्लस 2 है, यानी कि Fe जो है इस यौगिक में Fe पॉजिटिव 2 ऑक्सीकरण अवस्था में है आपके पास, और Fe पॉजिटिव 2 है। फेरस का परमाणु क्रमांक आपके पास कितना होता है 26 परमाणु क्रमांक है। तो 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इसका है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d, और 3d में लास्ट संख्या लिखी जाती है कितनी 6, लिख दिया 6। अब इसके बाद प्लस 2 में लिखना है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालो और निकलेंगे ये वाले। तो ये लास्ट में बचा क्या आपके पास 3s2 3p6 3d6 4s0, ये तो है। इसके बाद 4p क्या हो गया यहाँ पर 0 1s2 2s2 2p6। ये तो आपका है Fe के लिए, और ये हो गया आपका Fe पॉजिटिव 2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब उत्तर देंगे तो इसमें से आएंगे, किसमें आएंगे इसमें। अब Fe पॉजिटिव 2 में D देखा जाएगा कि D के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। D में कितने हैं 6 और 6, क्योंकि अपने बात इस सारणी में देखेंगे इसलिए क्योंकि इसकी समन्वय संख्या कितनी है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 हो तो या तो वर्ग समतुल्य होगा या चतुष्फलकीय, यानी कि या तो संकरण DsP2 या sp3, ये संकरण हो सकते हैं। यदि ये संकरण होंगे तो इस सारणी पर आएंगे। समन्वय संख्या 4 के लिए ये सारणी है सेफ्टी के अनुसार, और इसमें 4
डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बताए 6। तो इस लाइन पर आएंगे सीधे सीधे, इस लाइन में आएंगे तो Ag में भरे जाते हैं 3, T2G में भरे जाते हैं 3, I यूनिट इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 4 और संकरण बताएंगे कितना sp3। sp3 संकरण है, dsp2 नहीं है, sp3 है बाह्य। तो संकरण संकुल जो है वो बता देंगे बाह्य चक्रण संकुल। कौन सा संकुल बता देंगे, बाह्य चक्रण संकुल। जो पहले वाले आंसर्स हैं वो सारे दे सकते हैं लगभग। I यूनिट इलेक्ट्रॉन है, I यूनिट इलेक्ट्रॉन है तो प्रकृति बता सकते हैं कौन सा होगा, रंगीन। दूसरी प्रकृति कैसी होगा, अनुचुंबकीय। इसके बाद I यूनिट इलेक्ट्रॉन N के मान कितना है 4, तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान भी 4.89 आ जाएगा बोर मैग्नेट्रॉन में, हो जाएगा इसका आंसर। ज्यामिति जो है आपको पहले से पता है कौन सी है, चतुष्फलकीय। ये आंसर इस प्रकार अपने दे सकते हैं इस सारणी की सहायता से। बस आपको निकालनी क्या है कि कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में धातु है। जिस ऑक्सीकरण अवस्था में धातु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखोगे कि इसके अंदर डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जितने डी में इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन संख्या पर चले जाओ, उस इलेक्ट्रॉन संख्या पर चले जाओ। यदि आपसे पूछा है कि इसमें Eg में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 है, T2G में कितने हैं 3 है, दोनों में संख्या क्या है बराबर, हो जाएगा इस प्रकार। ये होगी आपकी चतुष्फलकीय के अंदर विपाट। इसके बाद एक यहाँ पर संबंध है जो याद रखने वाला है। संबंध है किसमें, चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय संकुलों की विपाटन ऊर्जा में डेल ओ और डेल टी के अंदर संबंध दिया गया है। सूत्र है एक तो याद रख लेना सीधा सा, सूत्र है डेल T इक्वल टू 4/9 डेल O। ये पहले बता चुका हूं कि डेल किसको रिप्रेजेंट करता है, विपाटन ऊर्जा को, T चतुष्फलकीय को, O किसको ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय को। तो ये चतुष्फलकीय संकुल की विपाटन ऊर्जा जो है किसके बराबर होती है 4/9 अष्टफलकीय संकुल की विपाटन ऊर्जा। यानी यहां से स्पष्ट पता चल रहा है कि किसकी विपाटन ऊर्जा अधिक होगी। डेल टी चतुष्फलकीय की ऊर्जा जो है 4/9 यानी कि 1 भाग से कम है किसकी, डेल ओ। तो डेल ओ का मान जो है हमेशा क्या रहता है डेल टी से ज्यादा। यही तो हमने बताया था पीछे कि डेल ओ जो है इसमें पर्पल लिगेंड यदि है तो ये डेल ओ का मान पी से अधिक हो सकता है, पर्पल लिगेंड, और डेल ओ का मान कम होता है किसमें, दुर्बल लिगेंड। लेकिन डेल टी की बात अपने करते हैं तो हमेशा ही इसका मान कम होता है, चाहे पर्पल हो चाहे आपके पास क्या हो दुर्बल लिगेंड। ये 3 डिस्कस है इस चीज, विपाटन ऊर्जा और युग्मन, ये संबंध याद रखने पड़ते हैं, याद रखें। ये हुआ आपका अष्टफलकीय व चतुष्फलकीय संकुल में विपाटन। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है जो करके बता देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके बुक में, क्वेश्चन है प्रश्न दिया गया है कि CFT के अनुसार FeH2O का होल 6 FeH2O का होल 6 पॉजिटिव 2 व FeCN का होल 4
-2 होल 6 -4 Cn का होल 6 -4 की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। तुलनात्मक विवेचना कीजिए। ये प्रश्न दिया गया है बुक में। अब इसको करेंगे कैसे? दो संकुल दे रखे हैं आपको और उनको समझाना है, सीएफटी के अनुसार दोनों की तुलना करनी है। तुलना करनी है जैसे दिन के बाद अंतर के रूप में लिख दो, या एक एक पॉइंट एक एक आंसर एक साथ मिलाते जाओ। एक साइड ले लो आप Fe H2O का होल 6 पॉजिटिव 2, दूसरी साइड है Fe Cn का होल 6 नेगेटिव 4। सबसे पहले बात तो ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी आएगी? ऑक्सीकरण अवस्था बताओ कौन सी आएगी? सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था से पहले समन्वय संख्या कितनी है? दोनों में 6। ये भी एक दंतुक है, ये भी एक। समन्वय संख्या दोनों में कितनी कितनी दे रखी है? 6 समन्वय संख्या होगी 6। अब समन्वय संख्या 6 है तो इनकी विवेचना किस आधार पर करेंगे? हम अष्टफलकीय। आपको पता ही है कि समन्वय संख्या 6 में ज्यामिति एक ही होती है और कौन सी होती है? अष्टफलकीय। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो ऑक्सीकरण अवस्था भी दोनों में क्या आएगी? सेम। इसमें निकाल लेते हैं x प्लस H2O 0 × 6 इक्वल टू +2। देन x इक्वल टू कितना आ गया? +2। यानी कि Fe जो है इसमें किस रूप में पाया जा रहा है आपके पास? Fe +2 में। ये आंसर्स नहीं है अभी तक, इनकी सहायता से तो आपने इनकी विवेचना करेंगे। नेक्स्ट इसमें भी सेम है x प्लस Cn माइनस 1 इंटू संख्या कितनी दे रखी है? 6 इक्वल टू -4। देन x -6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू कितना आ गया? +2। सेम इसी के अंदर यही बात है कि Fe जो है Fe +2 के अंदर, दोनों के अंदर सेम कंडीशन पर आ गई। लेकिन यहां पर एक फर्क है कि लिगैंड जो है, पहला अंतर या तुलनात्मक विवेचना जो है वो यहां से स्टार्ट होगी कि लिगैंड जो है, इसमें लिगैंड H2O जो है क्या है? दुर्बल लिगैंड है। और दुर्बल लिगैंड की पहचान एक ही बताई किस? या तो ऑक्सीजन या सल्फर, इनमें से दाता परमाणु वाले लिगैंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? दुर्बल। कार्बन और नाइट्रोजन वाले कौन से होते हैं? प्रबल। तो इसमें लिगैंड कौन है? इसमें लिगैंड है Cn नेगेटिव। कैसा है? प्रबल। पहला अंतर यहीं से आ गया। अब कल जो सारणी बनाई थी सीएफटी के अनुसार, उसमें D1 2 3 तक तो अलग बात थी, 4 5 6 में दुर्बल और प्रबल के लिए सारे आंसर्स अलग अलग आ रहे थे। यदि आपके पास इसमें संख्या Fe +2 में दोनों के लिए एक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लागू होगा, तो Fe +2 अभी आपने पहले देखा था और वापस से वही मैं बता देता हूं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 0 हो गया, बाद में लिखेंगे। और 3d कितना बचा है अपने पास? 6 4s 0 4p 0। 3d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। आपको इलेक्ट्रॉन भरने कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब इलेक्ट्रॉन 6 भरने हैं, यानी कि d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। d में इलेक्ट्रॉन 6 है तो दुर्बल के लिए आंसर्स अलग आएंगे, प्रबल के लिए आंसर्स क्या आएंगे? अलग। दुर्बल के लिए आंसर क्या आएगा? पहली बात, दुर्बल है तो युग्मन नहीं करवा पाएगा, युग्मन नहीं करवा पाएगा तो समरण कौन सा आ जाएगा? sp3d2। इसमें D6 में पर्पल है तो युग्मन करवा देगा, युग्मन करवा देगा तो समरण कौन सा आएगा? D2sp3। D2sp3। अब इसके बाद इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें
तो D6 है। पहले इसमें कौन सा भरा जाता है? अष्टफलकीय में पहले नीचे होता है आपके पास T2G और ऊपर कौन सा होता है? EG। ये तो है आपके पास T2G, ये है आपके पास EG। सेम इसी के अंदर है ये आपके पास T2G पहले, तो उसके बाद कौन सा आता है? EG। इलेक्ट्रॉन भरने की बात आए तो दुर्बल है, युग्मन नहीं करवा पाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 6 भरने हैं। तो कुल भर दो, 1 2 3 4 5 और छठा इसमें यहां से युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4। n का मान कितना आया? 4। n का मान 4 है तो प्रकृति कैसी होगी? अनुचुंबकीय। दूसरा रंगीन। फिर इसके बाद n का मान 4 है तो म्यू चुंबकीय आघूर्ण 4 पॉइंट 898 बोर मैग्नेटॉन। आगे यहां तक संकरण sp3d2 है तो चक्रण कौन सा होगा? बाह्य चक्रण संकुल है, यही तो है। इसके बाद इसमें बात करें, इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 6। युग्मन क्या कर सकता है? करवा सकता है। तो 1 2 3 युग्मन करवा सकता है। तो पहले इसी में आएंगे इलेक्ट्रॉन वापस 4 5 6 इसमें भर दिए। इसी में कितने आ गए? 0। इसमें T2G में 4 और EG में 2। अंतर में ये भी लिख सकते हैं कि T2G में इसमें इलेक्ट्रॉन 4 है, इसमें 2, इसमें 6 और इसमें EG में कितने? 0। अब इसके अंदर सारे आंसर्स बदल गए क्योंकि n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 0। प्रकृति कैसी होगी? रंगहीन हो गया। दूसरा प्रतिचुंबकीय हो गया। इसके बाद कौन सा बताओगे? संकरण है D2 तो आंतरिक चक्रण संकुल बता देंगे अपने। आंतरिक चक्रण संकुल। चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा बोर मैग्नेटॉन में? 0। ये इतनी बातें बता सकते होगी। इनकी तुलनात्मक विवेचना इस आधार पर करनी पड़ेगी। ये आपका पूरा हो गया चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन। अब चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय संकुलों के विपाटन के बाद इनमें आता है उपसहसंयोजक संकुलों में रंग उत्पन्न होने का कारण। अब कई जगह आपने संकुलों में जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनमें रंग का कारण बताया है कि रंगीन है, अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकत्व का तो कारण होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण ये चुंबकत्व प्रदर्शित करेंगे। दूसरे बात रंग का कारण क्या है कि ये रंगीन होते हैं। तो संकुलों में रंग अपने पास नेक्स्ट हेडिंग है संकुलों में रंग। एक ही बात याद रख लेना बस सीधी सी कि संकुलों में रंग जैसा अपने डी ब्लॉक के लिए बताते हैं सेम किस में बताएंगे? डी ब्लॉक में क्या बताते हैं? डी ब्लॉक में डी कक्षक की जितनी धातुएं हैं डी ब्लॉक की सारों में बताते हैं कि डी संक्रमण के कारण। अब इसमें एक तो उत्तर दे देंगे कि डी संक्रमण के कारण। ये डी संक्रमण क्या? अभी आपने विपाटन देखा, उस विपाटन में क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है Eg मान लो ऊपर है Eg और T2G नीचे, तो इलेक्ट्रॉन गति ही तो कर रहे हैं 1 2 3। जरूरी नहीं है इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, जरूरी नहीं है इसमें आए नीचे आ जाएगा। यही तो है कि इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसमें क्या हो रहा है? ये भी एक डी कक्षक है और ये भी एक क्या है? डी कक्षक। यानी एक कक्षक से दूसरे कक्षक में पहुंच रहे हैं। यही तो हो रहा है इनमें संक्रमण। एक कक्षक से दूसरे कक्षक में ऊर्जा पाकर अपनी निम्न ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था तक इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो ऊर्जा के कुछ भाग का क्या करेंगे? उत्सर्जन, और अपने को क्या दिखाई देंगे? रंगीन। तो इसका मूल कारण बताया जाता है डी से डी में
परिवर्तित हो रहे हैं, तो डी डी संक्रमण या डी डी संक्रमण न बोले तो ये कक्षक आपके पास है T2G और ये है आपके पास कौन सा EG, तो ये बोल सकते हैं T2G EG संक्रमण के कारण, T2G EG संक्रमण के कारण। या T2G EG न बोलो तो हो सकता है EG नीचे हो T2G ऊपर हो, तो इसको उल्टा लिख दो कि EG T2G संक्रमण के कारण। हो गए संक्रमण, रंग का कारण बताया है, या तो DD संक्रमण लिख देंगे या T2G EG या EG T2G संक्रमण लिख देंगे। इसके बाद की रंग होंगे कौन कौन से, सारों को पता है कि जो दृश्य प्रकाश क्षेत्र है उसका अवशोषण जो होता है, यदि पूर्णतया अवशोषण हो जाएगा, पूर्ण अवशोषण यदि होगा, पूर्ण अवशोषण, तो जो अपने को पदार्थ है वो कैसा दिखाई देगा, काला। यदि पूर्णतया अवशोषण न होकर पूर्ण परावर्तन जो प्रकाश आ रहा है उसको पूर्णतया परावर्तित कर दिया जाए, वापस से उसी दिशा में भेज दिया जाए या किसी और दिशा में विक्षेपित कर दिया जाए, तो क्या होगा, पूर्णतः परावर्तित। तो कैसा होगा, सफेद, व्हाइट कलर आ जाएगा। यदि आपने पूर्णतया प्रकाश का अवशोषण कर लिया तो काला, पूर्णतया परावर्तित कर दिया तो सफेद। इसी कारण जो काला है वो अधिक गर्म होता है और सफेद जो है क्या होता है, ठंडा, क्योंकि काला जो है पूर्णतया प्रकाश या उष्मा का क्या करता है, अवशोषण, और सफेद जो दिखाई देता है वो क्या कर देता है, पूर्णतया परावर्तित। बाकी आंशिक अवशोषण या आंशिक लिख सकते हैं यहाँ पर परावर्तन, यानी कि कुछ भाग का तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, अवशोषण, और कुछ भाग क्या हो जाएगा, परावर्तित वापस। तो पदार्थ जो है अपने को अब क्या दिखाई देगा, रंगीन। यदि पूर्णतया अवशोषण कर लिया तो काला, पूर्णतया वापस परावर्तित कर दिया तो सफेद, और कुछ भाग अवशोषित और कुछ परावर्तित कर दिया तो क्या दिखाई देगा, रंगीन। और रंगीन में भी कौन सा कलर दिखाई देगा, ये डिपेंड करता है कि अवशोषण जो हो रहा है प्रकाश, वो कौन सी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित हो रहा है। अब इसमें एक विबग्योर नाम होता है, VIB GYOR। वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। 1 2 3 ये एक साथ आएंगे दोनों, ब्लू और ग्रीन, 2 3। यानी कि यदि ब्लू या ग्रीन कलर में से कोई अवशोषित हुआ है तो दिखाई देगा आपको रेड कलर। यदि इंडिगो कलर जो है वो अवशोषित हुआ है तो दिखाई कौन सा देगा, ऑरेंज। और यदि वायलेट का अवशोषण हुआ है तो दिखाई कौन सा देगा, येलो। इसका पूरक भी कर सकते हैं कि लाल रंग यदि अवशोषण हुआ, लाल रंग नहीं, लाल रंग का प्रकाश तरंगदैर्ध्य युक्त जो अवशोषित हुआ है तो दिखाई देगा ब्लू और ग्रीन, या ब्लू या ग्रीन। इसी तरह ऑरेंज का प्रकाश तरंगदैर्ध्य का अवशोषित हुआ है तो दिखाई देगा इंडिगो, येलो है तो कैसा दिखाई देगा, व्हाइट। ये हो गया आपने संकुलों में रंग। अब संकुलों में रंग होने के पश्चात इसके बाद आपके इस चैप्टर में बचती है समावेयता। उपसय संयोजक यौगिकों में समावेयता, वो होगी नेक्स्ट क्लास में।